Very good morning students. Today we are here with another topic from chapter 4 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें दो एसोसिएशन या दो सेंटर ऑफ पावर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा था EU यानी कि यूरोपीय यूनियन, और सेकंड हमारा था आसियान यानी जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ का जो एक ग्रुप है, जो एसोसिएशन है, उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम थर्ड सेंटर को स्टडी इसमें कर रहे हैं। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ न्यू सेंटर्स इसमें जुड़ गए हैं, जो मैं आपको बता दूंगी। CBSE ने उसकी तरफ से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन जितनी भी डिटेल होगी वो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें हम ब्रिक्स स्टडी करेंगे इसके बाद। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं थर्ड सेंटर, जो कि है चाइना के बारे में। आप फर्स्ट बुक जो सेकंड बुक है उसमें भी काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हो। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है चाइना का वो आप स्टडी कर चुके हो। यहाँ पर हम इसका जो इकोनॉमी एस्पेक्ट है वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, चाइना सबसे पहले तो ये आपकी बुक में कार्टून बना हुआ है जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाइना की द ग्रेट वॉल ड्रैगन आर टू सिम्बल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। दिस कार्टून यूज बोथ दीज टू डिपिक्ट चाइनाज़ इकोनॉमिक राइज। मतलब चाइना का जो इकोनॉमिक राइज अप होना है, ऊपर उठना है इकोनॉमी का, वो ये शो कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा नेबरिंग कंट्री है और एशिया का बहुत बड़ी एक लार्जेस्ट इकोनॉमी को रखने वाला एक देश है, जिसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है देखी जाती है। चाइनाज़ इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1970 हैज़ बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज ए ग्रेट पावर। 1978 के बाद देखा जाता है कि चाइना जो है एक इकोनॉमिक वे में ग्रेट पावर के रूप में वर्ल्ड में देखा जाने लगा। चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म फर्स्ट बिगेन देयर। स्टूडेंट, चाइना की जो इकोनॉमी है बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से ग्रो अप हुई है, बहुत जल्दी वो बढ़ी है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स वर्क किए गए हैं उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली वहाँ पर जो रिफॉर्म्स किए गए, तो इसका जो असर है, जो फीडबैक है, वो इकोनॉमी पे अच्छे तरीके से देखा गया है। तो कुछ अप एंड डाउन्स भी हुए हैं इकोनॉमी में, वो भी हम स्टडी करेंगे। इट इज़ projected to overtake the US as the world largest economy by 2040 तक ऐसा माना जाता है कि ये जो चाइना की इकोनॉमी है ये US की इकोनॉमी को भी ओवरटेक कर लेगी। नेक्स्ट देखिए, इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। जो इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, यानी कि जो आर्थिक रूप से ये जुड़ा हुआ है अपने रीजन, अपने एरियाज़ में जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इसको एक तरह से ईस्ट एशियन ग्रोथ के एक ड्राइवर के रूप में देखा जाता है। जैसे कि बहुत सारे देशों से ये इंटीग्रेट होता जा रहा है इकोनॉमिक वे में एशिया के, और अपनी एक अलग पहचान जो है चाइना ने डेवलप की है। देयर बाय गिविंग इट न्यूमरस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। स्टूडेंट, काफ़ी सारी चीज़ों का रोल है। इसका सबसे बड़ा जो रोल अगर देखा गया तो ये किस तरीके का है, इसका रीजनल एस्पेक्ट देखते हैं हम। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है इसकी इकोनॉमी की, जिसमें कि पॉपुलेशन है, लैंड मास है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका काफ़ी बड़ा रोल है, लैंड मास है, रिसोर्सेज हैं, यानी जो लैंड मास किस तरीके की है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल है, रीजनल लोकेशन इसकी किस तरीके की है वो भी बहुत बड़ा रोल जो रखती है इसमें। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी एक बहुत बड़ा रोल रखता है इसकी इकोनॉमी को ग्रो अप होने में। एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वेज। तो ये सारी चीज़ें ये क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं कि किन किन चीज़ों का रोल है इसमें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका रोल है इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने में। After the inception of the People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao. Student, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो 1949 में यहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुआ था, किसके अंडर रेवोल्यूशन हुआ था? जो यहाँ के लीडर थे माओ, लीडरशिप ऑफ माओ की लीडरशिप में यहाँ पर एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, इट इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। और जैसा हमने जो प्रीवियस चैप्टर था जिसमें USSR का जो मॉडल है वो स्टडी किया था, आपको पता है जो कम्युनिस्ट मॉडल था, तो उस मॉडल पर इनकी इकोनॉमी बेस्ड थी। यानी कि यहाँ पर जो है
कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादा रोल रहा है, जहाँ पर कि जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज़ टू सेवर इट्स लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। जो देखिए चाइना जो है स्टार्टिंग में जैसे ही उसको आज़ादी मिली तो वो बहुत ही बैकवर्ड था। उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर रूल करती थी तो उसने कैपिटलिज्म से अपने आप को दूर रखा, यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उससे अपने आप को दूर रखा और उसने किसको चुना? उसने चुना सोशलिज्म को। इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। अब उनके पास चॉइस थी कि वो या तो अपने रिसोर्सेज का ही यूज़ करके अपने आप को डेवलप करें फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियत एड एंड एडवाइस, और इसमें उसने जो सोवियत की जो एडवाइस होती थी या उनसे जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़। अब मॉडल किस तरीके का था कि जिसमें जो स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़, यानी जो गवर्नमेंट है वही बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ सेक्टर जो है उसने प्रोवाइड कराया फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड। अब इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, कैपिटल यहाँ पे पूंजी है, पूंजी मतलब पैसा, तो पूंजी को कहाँ से एक्यूमुलेट किया, कहाँ से लिया? एग्रीकल्चर सेक्टर से। इट वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की काफ़ी कमी थी, दैट इट नीडिड इन ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट। क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को जब सेटअप करना था, इंडस्ट्री बनानी थी, उसके लिए किस चीज़ों की ज़रूरत थी? टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, गुड्स की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की उसके पास काफ़ी कमी थी, तो हम चाइना का स्ट्रगल यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया है। चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। तो अब चाइना क्या करने लगा? चाइना ने जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी वगैरह वो दूसरे देशों से ले रहा था, तो इसके साथ साथ उसने क्या किया, जो अपना घरेलू स्तर पर जो सामान होता है उसको खुद से बनाना शुरू किया। मतलब उसको इंपोर्ट्स करने की बजाय, बाहर से मंगवाने की बजाय उसने सब्स्टिट्यूट ढूंढा कि वो खुद ही बनाएगा अपनी डोमेस्टिक गुड्स। जैसे कि आज आप सब जानते हैं कि चाइना जो है हर चीज़ अपनी खुद ही बनाता है। दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज टू स्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। तो इससे चाइना में एक नया मोड़ आया वहाँ पर, और अपने रिसोर्सेज को वो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने लगा। इंडस्ट्री को जो है उसने बनाया, वहाँ पर बड़े स्केल पे बनाया, और ऐसा मतलब पहले कभी नहीं हुआ था वहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वॉज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन्स। अब चाइना में और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम थी, बेरोज़गारी की थी। तो इस चीज़ से जैसे उसने डोमेस्टिक चीज़ों को खुद से बनाना शुरू किया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलना हुआ, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया। और जो सोशल वेलफेयर के लिए जो काम थे उसमें उसको भी इस डायरेक्शन में लाया गया, और अपने जो नागरिक थे उनको वेल एजुकेटेड किया गया, उनको बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की गई। द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%। अब जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो अप होने लगी, और उसकी जो परसेंटेज रही वो 5 to 6%, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल रेट माना जाता है। लेकिन स्टूडेंट इसके साथ चाइना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था। वो क्या थी कि पॉपुलेशन जो थी चाइना की काफ़ी बढ़ती जा रही थी। पॉपुलेशन की जो इतनी ज़्यादा बढ़ना था उससे क्या हो रहा था कि इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी तो वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता था, जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप उन्होंने कर दी थी। इन चैप्टर 2 वी डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन द यूएसएसआर। स्टूडेंट हमने देखा था डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था? क्योंकि जो स्टेट है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, वो फेल हो चुका था। लोगों को उनकी जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनको प्रोवाइड कराने में क्राइसिस वहाँ पे हो गए थे, संकट आ गए थे, इस वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। सेम सिचुएशन हुई चाइना में भी। चाइना में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो ये हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वहाँ की स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम थी। तो पॉपुलेशन जो है बढ़ रही थी, क्राइसिस ये भी फेस कर रहा था उसी तरीके के। इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। उसकी इंडस्ट्री भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी इतने तेज़ी के साथ कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को भी संभाल सके, प्लस अपनी पर कैपिटा इनकम को भी अच्छा कर सके। तो पर कैपिटा इनकम जो थी वो काफ़ी लो थी वहाँ पर लोगों की। नेक्स्ट, अब चाइनीज़ में क्या होता है चाइना में कि चाइनीज़ लीडरशिप
टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन। अब वहाँ पर जो डिसीजन है, पॉलिटिक्स डिसीजन है, वो चेंज किए जाते हैं 1970 में। तो क्योंकि हमने देखा है कि 1978 के बाद ही चाइना जो है बहुत ज़्यादा ग्रो अप हुआ इकोनॉमी। तो क्या क्या डिसीजन वहाँ पे लिए गए? चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972। स्टूडेंट, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे स्टेट ऑन पॉलिसी थी, यानी स्टेट का कंट्रोल होता था। वो किसी दूसरे देश का इंटरफेयर पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसने इसी तरीके का फॉर्मेट अपने देश में अपनाया। तो अब धीरे धीरे उसने अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज की। जो इकोनॉमिक आइसोलेशन था, अपने आप को उसने खुद तक सीमित रखा हुआ था। इकोनॉमिक आइसोलेशन का मतलब उसने इस चीज़ को तोड़ा और उसने अपने रिलेशन बनाए यूनाइटेड स्टेट के साथ 1972 में। तो ये एक नया चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, क्योंकि 1972 में जब उसने अपने आइसोलेशन को तोड़ा, तो 1973 में क्या था, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहाँ के? चाउ एनलाई। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? चाउ एनलाई। उन्होंने क्या किया? प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने 4 तरह की, वहाँ पर जो एक मॉडर्नाइजेशन होता है 4 क्षेत्र में या 4 एस्पेक्ट थे मॉडर्नाइजेशन के, उनको ध्यान में रखा। किन किन एरियाज़ में? एग्रीकल्चर में वो मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्री में, साइंस और टेक्नोलॉजी में, और मिलिट्री में, क्योंकि अपनी मिलिट्री पावर को भी वो बढ़ाना चाह रहा था। बाय 1978 उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, जो लीडरशिप होती है, वहाँ के जो लीडर होते हैं, उस टाइम के जो लीडर होते हैं, उनका नाम होता है शाओपिंग। शाओपिंग ये नेम है, डेंग शाओपिंग। स्टूडेंट, ये भी नेम आपने ध्यान रखना है, इससे ऊपर वाला भी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नेम भी ध्यान रखना है। तो जो डेंग शाओपिंग ने क्या किया वहाँ पर, उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस किया। ये बहुत पूछ लिया जाता है, चाइना की ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? ओपन डोर पॉलिसी मतलब खुले द्वार की नीति। याद रखना क्या मतलब होता है इसका? खुले द्वार की नीति। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने दरवाजे खोल दिए दूसरे देशों के लिए, ताकि दूसरे देश आकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सबसे बड़ी जो रिफॉर्म वर्क एक तरह से वहाँ पर माना जाता है। द पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी। अब जैसे ही दूसरे देश वहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट किया, तो एकदम से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और जो है बहुत जो बाहर की जो टेक्नोलॉजी थी, जो कैपिटल थी, वो इन्वेस्ट की गई। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में एकदम से हुआ। तो ये जो पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी, ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क माना जाता है चाइना के बिल्डअप होने में, चाइना की इकोनॉमी के बिल्डअप होने में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने मतलब एक अपना अलग से ही रास्ता अपनाया मार्केट इकोनॉमी में। चाइना ने जो शॉक थेरेपी थी, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वो उस पर ज़्यादा उन्होंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि पूरे तरीके से एकदम से वो कैपिटलाइजेशन को अपना रहे थे, लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। The privatization of agriculture in 1982 was followed by the privatization of industry in 1998। सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन किया 1982 में। उसके बाद 1998 में उन्होंने इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं है कि एकदम से ही प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट उसके बाद ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड। ट्रेड बैरियर्स थे वो हटाए गए, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते थे, जैसा कि हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो थे उनके ऊपर से जो ट्रेड बैरियर थे वो हटा दिए गए वहाँ पर। क्योंकि अगर ट्रेड बैरियर होंगे तो क्या होगा कि बाहर का पैसा हमारे देश में नहीं आएगा, व्यापार नहीं हो पाएगा इतना ईजिली। तो अब क्या था, उन्होंने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए वहाँ पर, कि इन एरियाज़ में जो बाहर के व्यक्ति हैं वो अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब इससे क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए, In China, the state played and continues to play a central role in setting up a market economy। तो अब जो पहले जो स्टेट था वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता था इस चीज़ की तरफ। अब स्टेट ने जो प्राइवेटाइजेशन है उसके लिए अपनी एक मार्केट को ओपन कर दिया, और एक अलग तरह का रोल जो है वो अपना उसमें प्ले किया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अब जो नई पॉलिसीज़ थी, हेल्प द चाइनीज़ इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्टैग्नेशन होता है एक तरह से एक ही चीज़ से जुड़े रहना, बिल्कुल। तो इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया।
तो इससे क्या हुआ कि नई पॉलिसीज़ आई, जो पुरानी चीज़ों से जुड़े रहना होता है उसको उन्होंने ख़त्म किया, प्राइवेटाइजेशन वो लेके आए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हुआ और रूरल इनकम जो है वो काफ़ी बढ़ी। हाई पर्सनल सेविंग इन द रूरल इकोनॉमी लीड टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द रूरल इंडस्ट्री। इससे क्या हुआ कि जो ग्रामीण इंडस्ट्री थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, एक बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जो ग्रोथ है वो देखने को मिली। कहाँ पर? रूरल इंडस्ट्री में। द चाइनीज़ इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट अ फास्टर रेट। इससे दोनों ही इंडस्ट्री भी और एग्रीकल्चर भी बहुत फास्ट तरीके से जो है वो बढ़ी। द न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द सर्टन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू अ फिनोमिनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड में एक बहुत ऊंचाई वाली जो एक राइज अप होना होता है वो हुआ, फिनोमिनल राइज हुआ वहाँ पर, क्योंकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे उनसे ट्रेड बैरियर हटा दिए गए थे। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एक बहुत अच्छा जो डेस्टिनेशन बन चुका था। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में कहीं भी अब वो, क्योंकि इतना पैसा उसके पास हो गया था कि अब वर्ल्ड में वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता था। इट हैज़ अ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट हाउ अलो इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज़। उसके देश में अब उसके पास इतना ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज जो इतनी ज़्यादा कमी होती थी, अब उसका इतना ज़्यादा उसके पास स्टॉक हो गया था कि वो वर्ल्ड के किसी भी देश में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता था। उसके बाद स्टूडेंट, चाइनाज़ असेशन टू द WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world। अब जो 2001 में जो WTO यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें चाइना शामिल हो गया और उसने इस तरह से क्या किया, उसने दूसरे देशों के लिए भी अपनी जो इकॉनमी थी उसको ओपन कर दिया, खोल दिया। और ये बहुत ही एक बड़ा स्टेप जो है चाइना का माना जाता है। मतलब WTO का वो मेंबर बना और फिर उसने अपनी इकॉनमी को दूसरे देशों के लिए ओपन कर दिया। The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future world economic order। इससे क्या हुआ कि चीन की जो ये प्लानिंग थी जो जो वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ने की, उससे क्या हुआ, चीन का जो फ्यूचर है वो अपना उसको एक शेप देने में वो कामयाब रहा कि जैसा वो चाह रहा है अब वैसा उसके साथ हो रहा है। क्योंकि चाइना ने अपने देश में एक चेंज लेके आए कि उन्होंने जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पे ज़्यादा फोर्स किया, एजुकेशन पे ज़्यादा उन्होंने एफ़र्ट लगाए। तो इस तरीके से उन्होंने और ओपन पॉलिसी जो है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खोली, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, ट्रेड बैरियर हटाए। इससे क्या हुआ कि फ़ॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता गया और उनका व्यापार भी जो है वो दूसरे देशों के साथ काफ़ी अच्छा होता चला गया। वाइल द चाइनीज़ इकोनॉमी हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली, देखिए चाइना में ये ड्रामेटिकली सुधार ही माना जाता है। नॉट एवरीवन इन चाइना हैज़ रिसीव्ड द बेनिफिट, लेकिन हर व्यक्ति जो है इन रिफॉर्म्स का फ़ायदा भी नहीं उठा रहा, क्योंकि चाइना की जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है इतनी बढ़ रही है तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं। जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट और कंडीशन जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं मानी गई। ये काफ़ी टाइम पहले की बात, जैसे अब तो बहुत सुधार हो गया है चाइना में इस चीज़ को लेकर, पॉपुलेशन पे भी एक अच्छा कंट्रोल वहाँ पे हुआ है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जैसे वहाँ पर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी हुई, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी चाइना ने काफ़ी फेस किया है, जिसमें भी उसने काफ़ी सुधार किया है। करप्शन की सिचुएशन भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी वहाँ पर बड़ी है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में या कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस में, यानी जो कोस्टल एरिया या इनलैंड प्रोविंसेस है उसमें भी वहाँ पर डिफरेंस जो है देखने को मिला है इस चीज़ से। लेकिन धीरे धीरे चाइना ने हर एक प्रॉब्लम से अपने आप को जो है ओवरकम किया है। हाउएवर रीजनली एंड ग्लोबली चाइना हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक पावर टू रेकन विद। लेकिन देखिए स्टूडेंट, जो चाइना है वो अगर क्षेत्रीय रूप से भी देखें या ग्लोबली वे में भी हम देखें तो हर तरह एक ज़बरदस्त जो इकोनॉमिक पावर है वो बन के सामने आ रहा है। और द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनाज़ इकोनॉमी एंड द इंटरडिपेंडेंस दैट दिस हैज़ क्रिएटेड हैज़ अनेबल्ड चाइना
unable China to have considerable influence with its trade partners, hence its outstanding issues with देखिए स्टूडेंट, अब इस तरीके से जो चाइना बढ़ रहा है, जो दूसरे देशों के साथ उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, जो जुड़ रहा है, इससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना का किसी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, उसकी कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि चाइना में जो जैसे जापान हो गया, जो या यूएस हो गया, या आसियान हो गया, रशिया हो गया, हैव बीन टेम्पर्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो ये भी मतलब उससे एक तरह से अब जो पहले इनके साथ काफ़ी इश्यूज़ होते थे, जैसे रूस के भी होते थे, आसियान यूएस के भी होते थे, लेकिन जैसे चाइना इतना बढ़ता गया है, अपनी इकोनॉमी को इतना उसने सुधारा, एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस उसका हुआ है, तो इन देशों ने भी एक तरह से ये लोहा माना है कि हाँ, रियल में जो है चाइना ने अपने आप को काफ़ी ग्रो अप किया है, और उनकी जो समझ थी उसके लिए वो उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। इट होप्स टू रिजॉल्व इट्स डिफरेंसेस। अब मतलब वो क्या करते हैं कि जो उनके डिफरेंसेस होते थे उनको काफ़ी हद तक वो भूल चुके हैं, और चाइना का एक डिफरेंसेस जो ताइवान के साथ है वो भी अब ख़त्म होने ही वाला है, विच इट डिग्रेड्स एज ए रिनीगेट्स प्रोविंसेस। मतलब जो ताइवान के साथ उसका काफ़ी अब जो ताइवान जो है वो धीरे धीरे उसी से जुड़ जाएगा, मतलब उसी का एक पार्ट बन जाएगा, उसी की प्रोविंसेस जो है वो बन जाएगा, और क्योंकि उसकी इकोनॉमी से वो काफ़ी क्लोजली जो है वो जुड़ा हुआ है। फियर्स ऑफ चाइनाज़ राइज हैव ऑल्सो बीन mitigated by its contributions to the stability of the ASEAN economic after the 1997 financial crisis। देखिए स्टूडेंट, 1997 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उसके बाद जो इतने भी आसियान जो देश थे अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल करने के लिए वो काफ़ी हद तक चीन से, मतलब चीन के काफ़ी हद तक चीन ने उनकी एक तरह से मदद की है। तो ये भी एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस क्योंकि आसियान देशों ने काफ़ी फेस किए हैं, तो चीन ने काफ़ी उसमें हेल्प की है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मदद मानी जाती है। तो आसियान जो है वो भी काफ़ी हद तक इससे जुड़ा हुआ है। इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड मिलिट्री एंड एड पॉलिसीज़ इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका आर इंक्रीजिंग प्रोजेक्टिंग इट एज अ ग्लोबल प्लेयर ऑन द साइड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक। और स्टूडेंट जो अमेरिका है, लातिनी अमेरिका या अफ्रीका है, उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट और जो पॉलिसीज़ वहाँ पे बनाई जा रही हैं, जो हेल्प की जा रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि चीन जो है वो एक नई शक्ति के रूप में, एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में बनता जा रहा है, क्योंकि उसके जो प्रोजेक्टिंग एरियाज़ हैं वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मतलब अब वो जो लैटिन अमेरिका है या अफ्रीका है वहाँ तक भी उसने अपने इन्फ्लुएंस को बनाकर रखा है। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उनमें भी उसने अपने इन्फ्लुएंस को बनाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाइना किस तरीके से अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर के रूप में मर्ज हुआ है, और आज के टाइम में तो आप सबको पता है कि चाइना किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसका व्यापार जो है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कितना डेवलप हो गया है। हर एक वो चीज़ हम देखते हैं वर्ल्ड में, जो चाइना में हर एक वो चीज़ प्रिपेयर की जाती है जो कि वर्ल्ड में के हर पार्ट में मतलब एक्सपोर्ट की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो है वो दिखाई देता है, और लग रहा है ऐसे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जैसे चाइना जो है वो सभी देशों को पीछे छोड़ देगा, चाहे उसमें यूएस भी क्यों ना शामिल हो। तो स्टूडेंट थर्ड जो न्यू सेंटर्स पावर वो हमने स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें इंडिया चाइना रिलेशन। तो ये टॉपिक हम अपनी जो सेकंड बुक है उसमें भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अब जो इसको दोबारा से एक बार फिर से स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में अप एंड डाउन हुए हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, अपनी बुक में से टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिएगा, काफ़ी ईजी टॉपिक है, और उसके बाद जो भी इसमें से क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको आप ध्यान से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है और बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसमें आपकी प्रिपरेशन एनसीईआरटी का डीपली स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।